नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य की जो मुकम्मल परिभाषा है कि साहित्य क्या है, हम इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे। और हमने संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने हिंदी साहित्य को या साहित्य को किस दृष्टिकोण से देखा है उसके बारे में गहन विचार किया था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साहित्य कालातीत है, साहित्य समय की सीमाओं से परे है, साहित्य तो वह तरल पदार्थ है, साहित्य बिल्कुल पानी की तरह है। पानी को जिस सांचे में ढाला जाए, जिस बर्तन में ढाला जाए, साहित्य पानी की तरह ही उसी आकार में आरोपित हो जाता है। अतः साहित्य को परिभाषाबद्ध करना सकल रूप से संभव नहीं है। साहित्य के बारे में जो संस्कृत विद्वानों के जो दृष्टिकोण थे उनका हमने अध्ययन किया। आज हम इस क्लास में हिंदी विद्वानों का साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है और अपने अपने दृष्टिकोण से उन लोगों ने साहित्य की क्या परिभाषा हमारे सामने रखी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि साहित्य का संबंध जो है वो भावनाओं से होता है। साहित्य जो और विज्ञान होते हैं जो कि तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, वैसा साहित्य नहीं है। साहित्य का संबंध मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय से होता है। भावनाओं का संचार है साहित्य। मशहूर शायर निदा फाजली बहुत अच्छे से कह जाते हैं कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। अर्थात साहित्य तो वह है जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, और साहित्य तो दो हृदयों के बीच में जो अज्ञात सेतु है, जो भावनात्मक सेतु है, जिसको कि किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। भावनाओं का जो प्रसार है वह मौन अभिव्यक्ति के माध्यम से भी हो सकता है। साहित्य तो कुछ इसी तरह की वस्तु है। तो आइए देखते हैं कि साहित्य के बारे में हिंदी विद्वानों के क्या विचार थे। वास्तव में भक्ति काल में ही कुछ विद्वानों ने साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। अर्थात साहित्य की जो पारिभाषिक विवेचना है वो भक्ति काल में भी देखी जाती है। जहां पर भक्ति काल में जब लोग भक्त कवि कहते थे कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, कि जिसे तुम गीत समझ रहे हो वह तो हमारा ब्रह्म के विषय में, अज्ञात ईश्वरीय या आध्यात्मिक विषय में वो तो हमारे विचार हैं। अर्थात ये साहित्य की एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या दार्शनिक दृष्टिकोण से की हुई परिभाषा हो सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के काव्य शास्त्र की जब हिंदी में शुरुआत होती है तब आचार्य केशव जो इसके अग्रगामी थे और जिन्हें संस्कृत हिंदी परंपरा में काव्य शास्त्र के सृजन का श्रेय दिया जाता है, वो कविता के बारे में अपनी जो बौद्धिकता है, अलंकार प्रियता है, उसको सामने लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुजाति सुवर्ण सुव्रत और भूषण बिनु न बरजई कविता बनिता मित्र। अर्थात वहां पर वो कविता के संबंध में, साहित्य के संबंध में अलंकारिकता को अनिवार्य रूप से आरोपित कर देते हैं। बाद में और अधिक विद्वान हुए और आधुनिक काल में जो हिंदी के पुरोधा थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो क्या कहते हैं कि काव्य में विलक्षणता होती है, अर्थात एक प्रकार की विलक्षणता होती है और आनंद निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो ये कविता के लिए, ये साहित्य के लिए एक अनिवार्य चीज है कि वह विलक्षण होना चाहिए और उसमें पाठक को आनंद प्रदान करने की एक क्षमता होनी चाहिए। अर्थात साहित्य के अंदर यह गुण पाया जाता है कि वह अपने आप में एक कृतित्व के रूप में और एक रचना वैशिष्ट के रूप में वह विलक्षण होता है और उसमें आनंदोद्रेक की करने की क्षमता स्पष्टतः पाई जाती है। महावीर प्रसाद के अनुगामी हुए रामचंद्र शुक्ल, और जिन्हें हिंदी साहित्य का एक माइलस्टोन माना जाता है, और हिंदी साहित्य की कोई भी आलोचना, कोई भी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल की व्याख्याओं के बगैर मुकम्मल नहीं समझी जाती। तो रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के बारे में बहुत बहुत दूरगामी, बहुत
बहुत एक प्रकार से कहते हैं व्यापक विचार थे। उन्होंने साहित्य के बारे में क्या कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त दशा आनंद दशा कहलाती है, आत्मा की मुक्तावस्था आनंद दशा कहलाती है, और जिस प्रकार मस्तिष्क की मुक्त दशा ज्ञान दशा कहलाती है, और इस आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और मस्तिष्क की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और मस्तिष्क की इस रस दशा को संधान करने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही साहित्य कहा जाता है। अर्थात मनुष्य की वाणी आत्मा को ज्ञान दशा से निकालकर जिस रस दशा में ले जाती है, वह शब्द विधान जो मनुष्य की वाणी करती आई है वह साहित्य है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक और साहित्यिक परिभाषा है कि जिस प्रकार मनुष्य जो शब्द विधान करता है ताकि आत्मा को और मस्तिष्क को ज्ञान दशा से और रस दशा के बीच में आप्लावित कर सके, तो इस प्रकार का जो शब्द विधान है, शब्द कौशल है, शब्द विन्यास है, वह साहित्य कहलाता है। ऐसा मानना था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, जो हिंदी के एक विराट पुरुष कहे जाते हैं। वहीं कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आत्मा की संकल्पनात्मकता अनुभूति, आत्मा की संकल्पनात्मक जो अनुभूति है वही क्या है, काव्य है। हालांकि यह उन्होंने काव्य के बारे में कहा, लेकिन हम यह जानते हैं कि काव्य और साहित्य दोनों, साहित्य के रूप में पहले काव्य को एक समझा जाता था, आजकल थोड़ा सा उसमें अंतर करके माना जाता है, लेकिन दोनों हैं एक ही। तो प्रसाद कहते हैं कि आत्मा की संकल्पनात्मक जो अनुभूति है वह काव्य है, वह साहित्य है। वहीं छायावाद के भी एक जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जो मुख्य 3 विराट पुरुष माने जाते हैं छायावाद के, उनमें सुमित्रा नंदन पंत का नाम बहुत समादर से लिया जाता है। वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, और उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो यहाँ पर कवि सीधे सीधे यह आरोपित करता है कि जो साहित्य है, जो कविता है, या जैसे संकुचित अर्थ में हम कविता मान लेते हैं और व्यापक अर्थ में साहित्य है, वह हृदय की वस्तु है। और जब भाव जो होते हैं वो इतने घनीभूत हो जाते हैं, इतने केंद्रित हो जाते हैं कि उनको शब्दों के माध्यम से बयां करना कठिन हो जाता है, तो वो कविता के रूप में आंखों के मानवीय दृष्टिकोण में वो आंखों से आंसू बनकर बह चलती है। उसी प्रकार साहित्यकार के मन में जो संवेदना है, जो वस्तु है, वो इतनी घनीभूत हो जाती है कि वह जब शब्द के रूप में कागज पर ढल जाती है तो उसी से साहित्य का निर्माण संभव होता है। यह परिभाषा थी प्रसाद की। हिंदी में एक बड़े आलोचक हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भी साहित्य को या कविता को परिभाषाबद्ध करने का प्रयास किया, और उनका प्रयास भी स्तरीय है और प्रशंसनीय है। वो कहते हैं कि सरस शब्दार्थ का नाम साहित्य है। इन्होंने साहित्य के लिए सरसता शब्द अनिवार्यतः जोड़ दिया कि सरस शब्दार्थ का नाम ही साहित्य है या कविता है। ये एक अनिवार्य शर्त आरोपित कर दी कि साहित्य के लिए सरस होना आवश्यक है। चूंकि हम पहले बात कर चुके कि पहले से ही साहित्य को एक फाइन आर्ट के रूप में, एक फाइन आर्ट के सब्जेक्ट के रूप में या ललित कला के संदर्भ में देखा और समझा जाता रहा है, क्योंकि ललित कला सौंदर्य अनुभूति से जुड़ी हुई है। चाहे वो कैसे भी कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, वहां पर सौंदर्य का होना अवश्यंभावी है। उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र भी यही कह रहे हैं कि सरसता साहित्य के लिए अर्थात काव्य के लिए सरसता एक अनिवार्य या कंपल्सेशन है, अनिवार्यता यह गुण पाया जाता है साहित्य में। तो ये सारी परिभाषाएं जो है
वो साहित्य को किसी न किसी रूप में परिभाषित करने का प्रयास करती हैं, व्याख्यायित करने का प्रयास करती हैं और उसे महिमा मंडित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन यह हमें स्पष्टतः समझ लेना होगा कि साहित्य जो है वह गरिमामय पूर्ण है, साहित्य भावात्मक है, साहित्य में रसोद्रेक की क्षमता पाई जाती है और साहित्य में एक विशिष्ट शब्द विन्यास होता है। साहित्य मौखिक परंपरा में भी होता है और साहित्य लिखित परंपरा में भी होता है। अर्थात साहित्य के लिए यह जरूरी नहीं कि शब्दबद्ध ही हो, यह वाचिक परंपरा में भी पीढ़ियों से दूसरी पीढ़ियों तक चलता आ रहा है। तो ये तो थी हिंदी साहित्य को परिभाषित करने के लिए जो हिंदी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने ढंग से क्या परिभाषा दी है। साहित्य फिर भी किसी संकुचित दायरे में बांधना संभव नहीं है। साहित्य एक बहती हुई वस्तु है और जिसमें बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी दर्शन जिसमें समाहित किए जा सकते हैं। साहित्य वह विराट वस्तु है।